तो दोस्तों आज हम अपना सेकेंड मतलब फोर्थ चैप्टर हम एक तरह से कह सकते हैं, हम आज वो पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर आपने इससे पहले के चैप्टर्स का वीडियो नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने वो वन शॉट बनाई है। ठीक है, पहले के 3 चैप्टर्स या फिर आप 2 चैप्टर्स भी जिन्हें कह सकते हो, क्योंकि सेंसस मेथड और सैंपल मेथड सेकेंड चैप्टर से ही अटैच है आपके एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, तो मैंने पहले के 2 चैप्टर की वीडियोस बनाई है, एकदम मतलब 30 मिनट्स में मैंने चैप्टर कंप्लीट किया है। तो आज हम लोग थर्ड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी मेरे साथ नोटबुक लेके बैठो, इससे आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो अभी तक हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, ठीक है, पूरे स्टैटिस्टिक्स में। आप मेरी पहले की वीडियोस भी देख सकते हो, समझ में आ जाएगा। तो आज पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो देखो दोस्तों, इसमें आपको कुछ टर्म्स का मतलब समझना होगा। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑर्गेनाइजेशन में कह सकता हूँ चीज़ों को ऐसे अरेंज करना जिससे जो रिज़ल्ट है हम जल्दी से निकाल पाए और हम कंपेयर भी कर पाए उस चीज़ को। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, ऑर्गेनाइज़ करके रखना। ठीक है, जैसे मैं अगर बुक्स को भी करूँ तो मैं बुक्स को भी अगर ऑर्गेनाइज़ करूँ तो उसका मतलब क्या होता है कहने का, कि मैं बुक्स को ऐसे इस तरीके से रखूँ कि एकदम मतलब वेल मैनर हो, है ना, और इससे कंक्लूजन भी निकल सके जल्दी से और कंपेयर भी हम एक टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। रुको दोस्तों, मैं थोड़ा पीछे कर रहा हूँ कैमरा, ठीक है, ऐसे ताकि मैं भी लिख सकूँ। तो ऑर्गेनाइजेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इन सच अ वे so that we can do comparison and take out result easily। ठीक है दोस्तों, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या, चीज़ों को ऐसे अरेंज करना जिससे हम लोग कंपैरिजन कर सके और हम लोग अपना कंक्लूजन भी निकाल सके आसान तरीके से। ठीक है, रिजल्ट ईजिली। तो आपको अगर डिस्क्रिप्शन में नोट्स चाहिए तो मैं दे दूँगा, वैसे ये तो मैंने रफ़ में लिखा है, इससे अच्छा नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो देखो दोस्तों, क्लासिफिकेशन भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट ही है। ठीक है, कोई चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप क्लासिफिकेशन करते ही करते हो। और अभी क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो क्लासिफिकेशन ग्रुपिंग होता है। ठीक है, ग्रुप्स बनाना चीज़ों को, ठीक है, डेटा को ग्रुप्स में करना उनके सिमिलैरिटीज़ के हिसाब से। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक रैक पिकर है, ठीक है, वो सामान इकट्ठा कर रहा है। ठीक है दोस्तों, एक रैक पिकर है और वो सामान इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, रुको मैं ड्राइंग बना दे रहा हूँ। एक रैक पिकर है और वो सामान इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, तो उसको बहुत सारे उसमें सामान मिले हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो उन सामानों को छांटेगा। ठीक है, क्लासिफाई करेगा कि प्लास्टिक की चीज़ें एक तरफ, मेटल वाली चीज़ें एक तरफ, लकड़ी की चीज़ें एक तरफ, ऐसे। ठीक है, उनको क्लासिफाई करेगा, ख़राब वाली चीज़ें एक तरफ, ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, तो क्लासिफिकेशन क्या है? ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज़। रुको दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाँ आपको दिख रहा है कैमरे में, अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज़। तो ये होता है हम लोग का क्लासिफिकेशन दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं और कुछ चीज़ों की। ठीक है, तो देखो क्लासिफिकेशन तो हमने पता कर लिया क्या होता है।
तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि हम क्लासिफिकेशन करते ही क्यों हैं, है ना। क्लासिफिकेशन करने से हमारा क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, क्लासिफिकेशन से सबसे पहले तो ना हम हमारे लिए कंपैरिजन ईज़ी हो जाता है, ठीक है। हम कंपेयर कर सकते हैं कोई भी चीज़ को कि देखो ये लकड़ी की है, ये उसकी है ना। और कंपैरिजन के वजह से हम लोग कंक्लूजन यानी कि रिज़ल्ट ईज़िली निकाल सकते हैं। क्लासिफिकेशन के वजह से हम लोग की स्टडी ना इजी हो जाती है। अब हम लोग मतलब कंक्लूजन आसानी से निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ में दिखता भी अच्छा है। क्लासिफिकेशन करने से अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। कोई चीज़ को अगर आप क्लासीफाई करोगे तो वो अच्छा दिखता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब हम लोग बात करते कि एक अच्छे क्लासिफिकेशन की क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, ठीक है दोस्तों। कि मैं कब कह सकता हूँ कि हाँ इस बंदे ने अच्छा क्लासिफिकेशन किया, क्योंकि कुछ कुछ बंदों को तो क्लासिफिकेशन करना ही नहीं आता, ठीक है। तो अब हम इसकी क्वालिटीज़ देखते हैं एक अच्छे क्लासिफिकेशन की, ठीक है। रुको 1 मिनट। तो दोस्तों अब हम लोग यही बात कर लेते हैं कि एक अच्छे क्लासिफिकेशन की क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, ठीक है। तो हमें पता कैसे चलता है कि हाँ इस बंदे ने एक अच्छा क्लासिफिकेशन किया है। तो सबसे पहले तो उसमें ना होमोजीनस यानी ग्रुप, उस बंदे को ग्रुप में बांटना चाहिए, ठीक है। होमोजीनस ग्रुपिंग में होनी चाहिए क्लासिफिकेशन, और एक ऐसी होनी चाहिए जिससे जो हम लोग की स्टडी है वो इजी हो जाए, ठीक है दोस्तों। और हम लोग कंपेयर कर सके, और साथ ही साथ में हम लोग कंक्लूजन भी आसानी से निकाल सके। तो ये एक अच्छे क्लासिफिकेशन की क्वालिटीज़ होती है। मैं चाहूँ तो अट्रैक्टिव भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अट्रैक्टिव भी दिखना चाहिए। ये एक प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन की क्वालिटीज़ होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये और ये बेसिकली मैच ही करता है, ठीक है। तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन के भी बहुत ज़्यादा टाइप्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की अभी हम लोग बात कर लेते हैं। हाँ, तो बेसिकली क्लासिफिकेशन के 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होता है जियोग्राफिकल, दूसरा होता है क्रोनोलॉजिकल, तीसरा होता है क्वालिटेटिव, और चौथा होता है दोस्तों क्वांटिटेटिव। रुको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्वांटिटेटिव होता है चौथा। तो देखो दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ, हम लोग डेटा को उसके लोकेशन के हिसाब से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो डेटा अपने लोकेशन के हिसाब से क्लासिफाई होता है उसको हम ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन बोलेंगे। जो टाइम के हिसाब से क्लासिफाई होता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ, ठीक है। जैसे पंजाब में इतने कोविड पेशेंट हैं, ठीक है, राजस्थान में इतने हैं। तो मैं क्लासिफिकेशन कैसे कर रहा हूँ, जगह के हिसाब से, है ना। मैं जगह बता रहा हूँ कि पंजाब, हरियाणा, ये सारी चीज़ें मैं जगह का नाम ले रहा हूँ, स्टेट्स का नाम ले रहा हूँ। तो इस टाइप के क्लासिफिकेशन को ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन बोलूँगा। बात करता हूँ क्रोनोलॉजिकल की, तो इसमें टाइम होता है कि 2015 में सचिन तेंदुलकर ने इतने रन बनाए, ठीक है। 2016 में इतने रन बनाए। तो मैं ये क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ इसमें भी, लेकिन टाइम के हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा क्लासिफिकेशन जो बेस्ड जो टाइम में, उसको हम बोलेंगे क्रोनोलॉजिकल। ऐसा क्लासिफिकेशन जो बेस्ड ऑन लोकेशन में या फिर टेरिटरी में या फिर ज्योग्राफी में, उसको हम बोलेंगे ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसमें ऐसा क्लासिफिकेशन जो कि क्वालिटी में बेस्ड हो, उसको क्वालिटेटिव बोलेंगे। अब इसके भी 2 टाइप्स होते हैं दोस्तों। पहला तो हम लोग का हो जाएगा सिंपल, दूसरा हो जाएगा मैनीफोल्ड। सिंपल क्लासिफिकेशन में सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और मैनीफोल्ड में एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कोई भी बंदे के। जैसे कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ सिंपल
क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन का, तो फिर रुको अभी सोचने दो एग्जांपल भी, ठीक है। हाँ, तो अभी अगर मैं यही बोलूँ सिंपल क्वालिटेटिव, कि जैसे कि मैंने सपोज़ मान लो कि डेटा मैंने कलेक्ट किया है, ठीक है। तो अब उन डेटा में मैं ये देखूँगा मतलब कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, ठीक है। तो मैं उसको क्लासिफाई कर रहा हूँ एक कैरेक्टरिस्टिक्स में, यानी पढ़े लिखे में, ठीक है। क्योंकि अनपढ़ तो उसका उल्टा हो जाएगा ना, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही है, तो उसको मैं बोलूँगा सिंपल। मैनी फील्ड में बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, कि मैं कितने लोग पढ़े लिखे हैं, किस जगह से है, गांव के या शहर से। तो मैं बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, एक नहीं, एक से ज़्यादा बार। तो उसको हम बोलेंगे मैनीफोल्ड, ठीक है दोस्तों। तो आप मैनीफोल्ड बेसिकली आप गूगल में एक बार सर्च करके देख लोगे तो और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्वालिटेटिव भी पढ़ लिया, जिसमें हमने अभी पढ़ा सिंपल और मैनीफोल्ड। सिंपल में एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस में क्लासिफिकेशन होता है, मैनीफोल्ड में एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स में क्लासीफाई होता है। क्वांटिटेटिव में बेसिकली बात करूँ तो क्लासीफाई होता है डेटा हम लोग के न्यूमेरिकल फिगर्स में, ठीक है दोस्तों। न्यूमेरिकल फिगर्स यानी कि एक बंदा इतना कमाता है, एक बंदा इतना कमाता है, ठीक है। एग्जांपल ले लेता हूँ यहीं पे। सपोज़ मान लो एक कंपनी है, या चलो और आसान एग्जांपल कि आपका स्कूल है, ठीक है। तो आपके स्कूल में कितने बच्चों के 70% आए हैं, कितनों के 80% आए हैं, कितनों के 90% आए हैं। तो ये सब क्या क्वांटिटेटिव, ठीक है, ये सब नंबर्स हैं। तो ऐसे डाटा जो कि नंबर्स में क्लासीफाई हो, उसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है। उस टाइप के क्लासिफिकेशन को हम बोलेंगे, ठीक है, कि 70% इतने बच्चों के आए हैं, 80% इतने बच्चों के आए हैं, 90% इतने बच्चों के आए हैं, है ना। तो मैं बेसिकली नंबर्स के हिसाब से क्लासीफाई कर रहा हूँ, परसेंटेज के हिसाब से। तो इसको हम बोल देंगे क्वांटिटेटिव। एक और एग्जांपल दूँ तो सपोज मान लो, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, मतलब एक और मैं आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ, ठीक है। कि सपोज़ मान लो कि एक कंपनी है, उस कंपनी में कुछ लोग 40,000 सपोज़ मान लेते हैं कि 40,000 लोग कितना कमाते हैं, है ना। 40,000 रुपये कितनों की सैलरी है, कितनों की 70,000 है, कितनों की 80,000 सैलरी है ना। तो ये भी मैं क्लासीफाई कर रहा हूँ नंबर्स के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, हम ऐसे क्लासिफिकेशन को बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आप नोट डाउन कर सकते हो, नहीं तो आप मुझसे कमेंट में इसका PDF मांग सकते हो। मेरे पास एक दूसरे नोट्स है, मैं आपको उससे भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो अभी चलो नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट मार लो। तो देखो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं रॉ डेटा की, ठीक है, कि ये रॉ डेटा बेसिकली होता क्या है। रॉ डेटा, तब तक के लिए आप 1 मिनट रुको, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं रॉ डेटा क्या होता है। तो रॉ डेटा एक ऐसा डेटा है जो कि हमने अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं किया, ठीक है, यानी आपने अभी तक बस कलेक्ट करके रखा है, ठीक है, उसको रॉ डेटा बोलेंगे, ठीक है। तो आप लिख देना ऐसा डेटा जो कि अभी तक ऑर्गेनाइज ना हो, ठीक है। उस डेटा को हम बोलेंगे रॉ डेटा, जो कि ऑर्गेनाइज ना हो। तो ये तो बेसिक चीज़ें थी, ठीक है दोस्तों। तो अब ऑर्गेनाइज का मतलब सिर्फ क्लासीफाई करना नहीं है, उसको सीरीज़ में लाना भी है, ठीक है। तो सीरीज़ है क्या? सीरीज़ मतलब हमें सीरीज़ डेटा को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, ठीक है, इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग डेटा। तो अब सीरीज़ भी 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है इंडिविजुअल, दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों, इंडिविजुअल सीरीज़ एक ऐसा सीरीज़ है जिसमें फ्रीक्वेंसी ना हो, ठीक है, मैं एक टाइप से कह सकता हूँ। या फिर और आसान तरीके से बोलूँ तो इंडिविजुअल सीरीज़ एक ऐसा सीरीज़ है जिसमें जो डेटा है
वो असेंडिंग ऑर्डर से अरेंज हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर से, या फिर वो सीरियल नंबर से अरेंज हो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पिछले टाइम में कंपनी वाला एग्जांपल दिया था, तो कंपनी वाले एग्जांपल के डेटा को आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो कि 50,000 पहले, या फिर हाँ ठीक है, कि पहले 50,000 कर लो फिर 40,000। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिख सकते हो। या फिर अगर मैं और अच्छा एग्जांपल लूँ जिससे आप इस चीज़ को जल्दी से कैचअप कर लो, तो देखो सपोज़ आपके स्कूल में रोल नंबर वाइज बच्चे होते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 है ना, रोल नंबर चलता रहता है। तो सपोज़ मान लो कि रोल नंबर 1 के आया है 18 नंबर 20 में से, रोल नंबर 2 के आया है 15, 3 के 16, 4 के 19, 5 के 20, 6 के 4। ठीक है, ये उनके मार्क्स हो गए सपोज मान लो। ठीक है, तो देखो अब मैं चाहूँ तो इस चीज़ को, ये चीज़ मैं अभी सीरियल नंबर में इसको अरेंज किया हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में लगाऊँ तो फिर 4 सबसे पहले आ जाएगा, फिर 15 आएगा, फिर 16, फिर 18, फिर 19, फिर 20, है ना। तो वैसे टाइप की सीरीज़ को, ठीक है, सीरीज़ क्या होती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो वैसे टाइप के सीरीज़ को हम बोलेंगे इंडिविजुअल सीरीज़। ठीक है, तो एक और बार मैं रिपीट कर देता हूँ इसकी डेफिनेशन। इंडिविजुअल सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें जो डेटा है आप उस डेटा को सीरियल नंबर के वाइज अरेंज कर सकते हो। ठीक है, ऐसी सीरीज़ जिसमें डेटा सीरियल नंबर के तरीके से अरेंज हो, या फिर असेंडिंग ऑर्डर के तरीके से अरेंज हो, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के तरीके से अरेंज हो। ठीक है, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो इंडिविजुअल सीरीज़ है वो ऐसी सीरीज़ है जिसमें फ्रीक्वेंसी ना हो। ठीक है, जिस सीरीज़ में फ्रीक्वेंसी ना हो उसको हम बोल देंगे इंडिविजुअल सीरीज़। तो अभी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी हमें ये बताता है कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। जैसे कि आपने बचपन में टैली मार्क्स का नाम सुना होगा, उसमें आप ऐसे करते हो 1 2 3 4 5 1 2 ऐसे करके, है ना, टैली मार्क्स। तो ये भी एक टाइप की हमें फ्रीक्वेंसी बताने में हेल्प करता था। ठीक है, टैली मार्क्स आप क्यों यूज़ करते थे, ये बताने के लिए कि कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट हुआ हो, है ना। तो फ्रीक्वेंसी भी वही है। ठीक है, तो आप टैली मार्क्स का यूज़ बेसिकली फ्रीक्वेंसी को काउंट करने के लिए करते थे बचपन में। तो फ्रीक्वेंसी है क्या, फ्रीक्वेंसी हमें ये बताता है कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, इट टेल्स अस द रिपीटिशन ऑफ नंबर। ठीक है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी हमें ये बताता है नंबर्स की रिपीटिशन। तो फ्रीक्वेंसी के भी टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स है बेसिकली। सबसे पहले है डिस्क्रीट और दूसरा है कंटिन्यूस। तो दो टाइप की हो गई, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी सीरीज़। ठीक है दोस्तों, तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी सीरीज़ को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, कभी कभार फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप ये याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो डिस्क्रीट ऐसा फ्रीक्वेंसी सीरीज़ जिसमें रेंज ना हो। ठीक है, ऐसा फ्रीक्वेंसी सीरीज़ जिसमें रेंज ना हो। और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ ऐसा सीरीज़ जिसमें रेंज हो। ठीक है दोस्तों, जिसमें रेंज हो। तो ये सारी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ लिया है। तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी सीरीज़ या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी बहुत ज़्यादा टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी,
ठीक है, ये आपने 10th में पढ़ा होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और ओपन एंड, और लास्ट है मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज, मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे इसके टाइप्स हो जाते हैं। एक्सक्लूसिव में क्या होता है, जो रेंज होता है ना, उसका जो लास्ट डिजिट होता है, जैसे कि 0 to 5 ले लो या फिर 5 to 10, तो इसका जो अपर लिमिट है, ठीक है, ये वाले को अपर लिमिट बोलते हैं, लेफ्ट वाली साइड को लोअर लिमिट। तो जो इसका अपर लिमिट है वो काउंट ही नहीं होता, जैसे कि 0 1 2 3 4, बस यही काउंट होगा। नेक्स्ट में 5 6 7 8 9 यही काउंट होगा। तो कहने का मतलब इसका अपर लिमिट काउंट नहीं होता। इंक्लूसिव की बात करूँ तो उसमें सब कुछ काउंट होगा, ठीक है, ऐसे रहता है इंक्लूसिव। 0 1 2 3 4, ठीक है, पहले में 5 6 7 8 9, यानी इसमें पूरा काउंट हो रहा है, ठीक है, रेंज में। तो ये इंक्लूसिव हो जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि कैसे होता है, ठीक है, 10th में पढ़ा था। ओपन एंड की बात करूँ तो फिर ये लेस देन 20, मतलब एक क्वेश्चन होते हैं लेस देन और मोर देन टाइप वाले, वो ओपन एंड में आते हैं। मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज़ की बात करूँ तो फिर उसमें आपको बस एक मिडल नंबर दे दिया होता है, सपोज मान लो 5, ठीक है, ऐसे कुछ मिडल नंबर्स दे दिया होता है, 5 18 27, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट फाइंड करना होता है हर एक चीज़ में। तो उसी का एक फॉर्मूला होता है। अपर लिमिट का फॉर्मूला होता है m-12 इंटू आई, ठीक है। अपर लिमिट का फॉर्मूला होता है m+12 इंटू आई। लोअर लिमिट का होता है m-12 इंटू आई। तो m क्या होता है, मिडल नंबर जो भी आपको दिया हुआ है। i क्या होता है, डिफरेंस, ठीक है। तो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो ये चैप्टर बस यहीं तक था। सो होप यू विल लाइक दिस वीडियो। जाते जाते आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, तो आप अभी स्क्रीनशॉट मार सकते हो। ये मेरे नोट से कुछ क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। मैंने इसमें टेबल नहीं बनाया है, आप बना देना, ठीक है, मतलब अपने में से। ये क्वेश्चंस हो गए हैं कुछ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और ये है सेकेंड क्वेश्चन, मैं रीड आउट तो भी कर सकता हूँ, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा हो सेकेंड क्वेश्चन, और ये है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। सो तब तक के लिए बाय, डू सब्सक्राइब माय चैनल, बाय।